स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। और अभी ब्रेक से पहले आपने देखा हम लोगों ने जो चर्चा है वो रेवाड़ी नगर परिषद के साथ साथ अन्य विषयों को लेकर के भी की। साउथ हरियाणा के अंदर जो डेवलपमेंट है वो किस स्तर पर है। और अब आगे बढ़ते हैं अपने सत्र की ओर, जहां पर हम लोग पुलिस प्रशासन और उनके सामने क्या चुनौतियां हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस सत्र में दो बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय पहले आपके साथ हम करवाते हैं। इसमें हमारे साथ रवि गुप्ता जी रहेंगे, चेयरमैन बीएमजी एलिगेंट सिटी की। रवि गुप्ता जी बहुत स्वागत, आप मंच पर आइए। और इसके अलावा अमित भाटिया जी हमको ज्वाइन करेंगे, डीएसपी मुख्यालय। अमित भाटिया जी आपका भी स्वागत है, आप भी मंच पर आइए। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ऋतु आप भी मंच पर आए। तो कानून व्यवस्था के सामने और क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर चर्चा इस सत्र के अंदर होगी। तो ऋतु आप भी मंच पर आए और चर्चा ये करेंगे कि पुलिस प्रशासन के सामने जो चुनौतियां हैं वो किस तरह की हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी शहर का विकास अगर सही मायने में चाहते हैं तो कानून व्यवस्था का उसमें चुस्त दुरुस्त होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में ये व्यवस्थाएं कैसी हैं, सत्र को हम इस माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ऋतु, ओवर टू यू। थैंक यू आयुष। रवि गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा। दरअसल मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि देखिए आप बीएमजी एलिगेंट सिटी के चेयरमैन हैं और सांस्कृतिक भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें साउथ हरियाणा को, रेवाड़ी को, तो किस तरह से देखें? रेवाड़ी राजा रेवत की नगरी, बहुत प्राचीन इतिहास के साथ है ये। साउथ हरियाणा को इन जनरल हम देखें तो भौगोलिक परिस्थिति देखें, एक तरफ वीरों की माटी राजस्थान और दूसरी तरफ चमक दमक और वैभव का प्रतीक गुड़गांव और दिल्ली। एक तरफ विकास को तरसता हुआ मेवात और दूसरी तरफ हरा भरा नॉर्थ हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा। बहुत ज़्यादा संभावनाओं वाला प्रदेश है ये, इलाका है ये। बहुत सारे इसके अंदर नए द्वार खुल सकते हैं। 70 मिनट रेवाड़ी शहर एयरपोर्ट से, दूसरा एयरपोर्ट खुल रहा है, विकास की नई नई संभावनाएं बन रही है। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट रहे वो इसी शहर की शान रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि हम ये माने कि विकास की दृष्टि से रेवाड़ी अच्छी और सही दिशा की तरफ जा रहा है। रेवाड़ी एक बहुत अच्छी और सही दिशा की तरफ जा सकता है। ओके, ठीक है। अमित भाटिया जी, मेरा आपसे सवाल है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है कि विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी जोर दिया जाए बेहतर करने के लिए। और फिलहाल प्रेजेंट में, वर्तमान में कानून व्यवस्था को लेकर क्या अलग किया जा रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो हम यही देखते हैं कि कितना मजबूत कानून हुआ है, वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो कितना कम हुआ है। फिलहाल साउथ हरियाणा में क्या स्थिति है? मैम, जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है किसी क्षेत्र में तो अर्बनाइजेशन के साथ साथ क्राइम भी बढ़ता है। और क्योंकि हमारा ज़िला जो एनसीआर है, न्यू दिल्ली इसके बिल्कुल नज़दीक है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि क्राइम इसमें भी बढ़ा है। परंतु जो इसने चैलेंजेस हमें पोज किए हैं उसको देखते हुए एक तो हमारा जो मेन फोकस है वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फोर्स। तो जो हमारी यहाँ की जो फोर्स है उसको एनसीआर के नॉर्म्स के हिसाब से और बढ़ाया जाए, उसके लिए हमने एक प्रपोजल शुरू किया है। दूसरा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि साइबर क्राइम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। जो हमारे जो नियरेस्ट जो स्टेट हैं उसमें एक कॉन्टीन्यूस बेल्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलवर, भरतपुर, हमारा भी कुछ पार्ट नूह का, कुछ पार्ट मथुरा का, उसमें कामा एक सब डिवीज़न है। तो ये जो पूरा इंटायर जो रीजन है, इट हैज़ नाउ बिकम अ हब ऑफ साइबर क्रिमिनल। तो इनका जो टारगेट है वो एनसीआर के लोग हैं, मैक्सिमम दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, रेवाड़ी। तो इन लोग यहाँ को टारगेट करते हैं। उसको देखते हुए अभी हमने साउथ रेंज साइबर पुलिस स्टेशन की भी स्थापना की है अपने यहाँ पे। और प्रत्येक जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसमें हमने 2 साइबर डेस्क ऑफिशियल्स नियुक्त किए हैं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है
ताकि कोई भी इस प्रकार का अपराध अगर रिपोर्ट होता है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। तो जो भी चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए हम अपनी जो फोर्स है उसको ट्रेन कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, लेकिन आपने एक बड़ा सही पॉइंट यहाँ पर सामने रखा साइबर क्राइम को लेकर। और साइबर क्राइम को लेकर एक जनरली सोच होती है लोगों में कि जब वो साइबर क्राइम से जूझ रहे होते हैं तो ऐसे में ये देखा जाता है कि अमाउंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, तो वो जाते हैं एफआईआर करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए। लेकिन छोटे मोटे साइबर क्राइम में वो कोशिश भी नहीं करते और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम रिपोर्ट लिखवा देंगे, ठीक है, पुलिस के पास जाएगी शिकायत, लेकिन उसके बाद इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अक्सर ये सुनने में मिलता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आपके साथ में जो फ्रॉड हुआ है उसके बाद आपके साथ में न्याय हो। मैम, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक हेल्पलाइन जारी की हुई है 1930। किसी के साथ भी कोई साइबर फ्रॉड होता है तो वो उस हेल्पलाइन नंबर को डायल करे। और इसमें भी गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है, जैसे ही किसी के साथ ये क्राइम हुआ वो तुरंत इसको डायल करे, ताकि जो उसके साथ जो फाइनेंशियल चीटिंग हुई है, क्योंकि एक जो फ्रॉडस्टर होता है एक अकाउंट में पैसे डालता है फिर उसको आगे फर्दर अकाउंट्स में डालता है, तो आप अगर टाइमली इसको रिपोर्ट करेंगे 1930 पर तो उस जो पैसे की जो ट्रेल है उसको हम रोक सकते हैं। तो जो आपका पैसा है वो फ्रीज हो जाएगा और आपको वापस मिल जाएगा अगर आपने टाइमली एक्ट किया है। इसी प्रकार से एक cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप उस पर भी सिमिलरली रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही माध्यम से अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो नेशनल जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसके माध्यम से हमें कंप्लेंट्स आ जाती है। जैसा कि आपने कहा कि बड़े अमाउंट की जो फ्रॉड है वो रिपोर्ट होता है और छोटे का नहीं होता, ऐसा नहीं है मैम। हमें जो ऐसी भी रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें हैकिंग कर ली गई है परंतु कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हुआ है, तो इवन मतलब जिसमें वैल्यू नहीं होती वो भी क्राइम रिपोर्ट होता है और स्मॉल अमाउंट की भी रिपोर्ट होती है। तो हमारा मकसद यही रहता है कि फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स हो। कोई कंप्लेंट लेके आए हम उसको तुरंत रजिस्टर करें, क्योंकि हम उसको रजिस्टर करेंगे तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। और अगर लास्ट ईयर के रेवाड़ी के ही आप आंकड़े देखें तो हमने करीबन 1 करोड़ रुपए जो लोगों का साइबर फ्रॉडस्टर्स ने चीट किया था वो रिकवर करके इनको दिलवाया है। और इस वर्ष की अगर बात करें इन 3.5 महीनों की तो 31 लाख जो रिकवरीज हम जो कंप्लेनेंट्स की वो करा चुके हैं विभिन्न केसेस में। तो हमारी टीम्स वर्क कर रही हैं। अभी रिसेंटली लास्ट संडे भी हमने साइबर क्राइम, क्योंकि इवॉल्विंग फील्ड है तो इसमें हम ट्रेनिंग इज अ मस्ट, तो ट्रेनिंग हम काफ़ी दे रहे हैं अपने ऑफिशियल्स को इसमें। ठीक है रवि जी, अभी जब मैंने आपसे पहले सवाल किया था तो आपने ये कहा कि विकास हो सकता है, हम ये ना माने कि विकास हो गया है। कहाँ बात अटकी हुई है अभी, किस तरह की संभावनाएं हैं? देखिए, आपने मेरा सेशन सुरक्षा के साथ रखा है तो बिना सुरक्षा के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। भाटिया जी ने काफ़ी विस्तार से बताया कि सुरक्षा के बारे में पुलिस क्या कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि रेवाड़ी बहुत पीसफुल इलाका है, यहाँ सुरक्षा का कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके का। तो अब इशू क्या बचता है, विकास कैसे हो सकता है? विकास के लिए सबसे पहले चीज़ चाहिए लोकेशन, वो हमारे पास है। हम दिल्ली शहर के पास हैं, एनसीआर में हैं, दिल्ली के बहुत नज़दीक है, एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है। नोएडा, फरीदाबाद जो हब हैं, गुड़गांव, दिल्ली, ये सब हमारे पहुंच में है। दूसरी चीज चाहिए प्लानिंग। मैं प्लानिंग के बारे में बतलाऊं। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक्सटेंडेड वर्जन, जिसका नाम दुर्भाग्य से MBIR रख दिया गया है, जिसका रेवाड़ी से कोई लिंक नहीं है उस नाम का, माने सर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन, वह पूरी जमीन रेवाड़ी जिले के अंदर पड़ती है। और कोई ऐतिहासिक नाम होता, सांस्कृतिक नाम होता तो अच्छा रहता। बहरहाल वह MBIR कई सालों से अधर में लटका हुआ है और 40 लाख की पॉपुलेशन के लिए और करीब 25-30 हज़ार एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड के लिए वह मास्टर प्लान है। देखिए, जब तक मास्टर प्लान नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार उस पर अप्रूवल ही नहीं देगी। आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आओगे तो कहाँ आप इंडस्ट्री लगाओगे, कैसे आप करे करोगे, किस तरीके से आप रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाओगे, किस तरीके से कमर्शियल बनाओगे। तो सबसे बड़ा हर्डल है मास्टर प्लान। रेवाड़ी का स्वयं मास्टर प्लान भी 2-3 साल पहले ही बनकर चुका है, फाइनल हुआ है।
दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, सीवरेज चाहिए, और एक लंबी प्लानिंग के साथ चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा, अगर हम पिछले 50 साल के दौरान देखें तो एक समय होता था, एक व्यक्ति मकान बनाता था, 3 पीढ़ियां उसमें रहती थी। आज वक्त का बदलाव है और एक व्यक्ति जो ठीक से खाता कमाता है अपनी लाइफ टाइम में, वो 2 या 3 बार मकान बदलता है। तो पैमाने बदल गए हैं, रहने के तरीके बदल गए हैं, उसके हिसाब से डिमांड भी बदली है। तो मुझे लगता है कि जो प्लानिंग का एस्पेक्ट है, उस प्लानिंग के एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों को ये देखना होगा कि किस तरीके से हमें समय के कदम ताल के साथ साथ चलना है। उसमें अभी बहुत सारा काम करने की गुंजाइश बाकी है। बिल्कुल, यानी कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन अभी सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, और आपने खुद ही कहा कि सेशन के साथ आप यहाँ पर हैं, तो आपने उसके लिहाज से कहा कि साउथ हरियाणा बहुत सुरक्षित है। हमारे सामने तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम जनता मौजूद है, और मैं चाहूँगी कि आप इससे संबंधित कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसी बीच में मैं आपके पास आना चाहूँगी अमित जी, क्योंकि सुरक्षा को लेकर सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता कि चीज़ें हो रही हैं, उसको एग्जीक्यूट कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सही मायने में जब एक आदमी ये मान ले कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उसके लिए ना दिन हो, ना रात हो, ना शाम हो, ना दोपहर हो, वो जब भी जाए उसको लगे कि वो सुरक्षित है, तो माना जाता है कि वाकई में ये जगह सुरक्षित है। इस तरह से, इस तरह की स्थिति, इस तरह का माहौल क्या साउथ हरियाणा में है? जो हमारी जो टीम्स हैं वो दिन रात काम करती हैं ताकि जो आम जो नागरिक हैं उनके मन में एक सुरक्षा का भाव हो, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारी टीम्स समय समय पर वेरियस ऑपरेशंस कैरी करती हैं, जैसे ऑपरेशन आक्रमण है, ऑपरेशन प्रहार है, और हम लोग दिन रात काम करते हैं। जैसे अभी आप 1 वीक पहले की बात करें तो हमने एक प्लान करके जितने भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स थे इस रीजन के, उनको आइडेंटिफाई किया, उनका डोजियर बनाया, और उन व्यक्तियों को चुना गया जिनके विरुद्ध 10 से अधिक मुकदमे थे, और उनकी ड्यू डिलिजेंस की गई, और फिर कॉन्टिन्यूअस उनकी सर्चिंग की गई, और हम 5 ऐसे वांछित अपराधियों को पकड़ने में कामयाब भी रहे। उनके पोजीशन से हमने आर्म्स की भी रिकवरी की, नारकोटिक सब्सटेंस की भी रिकवरी की। तो ये हमारे डिटेक्शन वर्क में आती है, और हमारा नॉट ओनली इन ऑपरेशन से डिटेक्शन होता है, परंतु एक डेटरेंट भी होता है। जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनको पता चलता है कि भाई पुलिस आपको आप पुलिस की नज़र में हैं और आप पुलिस से बच नहीं सकते, तो फिर वो अपराध करने से चूकता है, नहीं करता है वो अपराध। तो हम ऐसी ऑपरेशंस करते रहते हैं, और हमारा यही मकसद होता है कि हम काम करें भी, और जो हम काम कर रहे हैं उसका असर भी दिखे। ऑपरेशन प्रहार की आपने यहाँ पर बात करी है, और ऑपरेशन प्रहार को लेकर जब आप उसके एग्जीक्यूशन से पहले जो मोटिव था, तो क्या उस राह पर ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, उतना सफल है? जो मेनली जो इसमें फोकस होता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसकी जो सप्लाई चेन्स हैं उसको ब्रेक किया जाए। तो उस सप्लाई चेन्स को ब्रेक करने में हम कामयाब रहे हैं। अब जैसे आर्म्स की बात करें तो आर्म्स हमारे राज्य में नहीं बनते, किसी और राज्य से हमारे राज्य में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो ये सप्लाईज कहाँ से आ रही हैं, उस सप्लाई चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। किन फैक्ट्रीज़ में ये आर्म्स बन रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है कि उस सोर्स तक जाएं जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। अगर हम उस फैक्ट्री को ही बंद करा देंगे तो काफ़ी हद तक हम सफल हो पाएंगे। तो इन कैंपेन्स के माध्यम से हमारा ये मकसद रहता है कि हम सोर्सेज तक जाएं और सप्लाई चेन्स को ब्रेक करें, चाहे वो आर्म्स की हो, चाहे नारकोटिक्स की हो, चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम की हो। ठीक है। रवि जी, इस एरिया की अगर वीकनेस और स्ट्रेंथ की हम बात करें तो क्या देखेंगे? आप दिल्ली से आई हैं, हाईवे कैसा लगा आपको? बढ़िया था। दिल्ली रेवाड़ी हाईवे में कुछ पैचेज ऐसे हैं जहां आधा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के भी जाम लगते हैं। तो सबसे बड़ी कमी अभी आज की तारीख में कनेक्टिविटी है दिल्ली से। संडे था तो मुझे जाम नहीं मिला। वो कभी भी हो सकता है, आपकी फ्लाइट भी मिस हो सकती है। ओह। दूसरा,
बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोल रहा है नया एम्स, प्रस्तावित एम्स। उसके बिल्कुल बगल तक मास्टर प्लान आ रहा है, कुछ किलोमीटर दूर तक। अगर उसको साथ जोड़ दिया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी लोगों के सोच में बहुत बदलाव आया है कोविड के बाद, और लोग अब प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं। एक आने वाला दौर एक ऐसा हो सकता है जहां मॉडर्न विलेज की कल्पना साकार हो सकती है कि 500 एकड़ 1000 एकड़ में एक सैटेलाइट टाउन बने, जिसमें लोग सुख से रह भी सके और प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ भी सके, जहां आपको ऑर्गेनिक फूड भी मिल सके और जहां आपको प्रचुर ऑक्सीजन भी मिल सके। अभी जो शहर में कंक्रीट की बिल्डिंग बन रही है, इनसे बचने के लिए सरकार थोड़ा सा भी प्रयास कर ले इस दिशा में, तो शायद लोगों के सपनों की एक अच्छी जगह ये साउथ हरियाणा प्रोवाइड कर सकता है। जो पड़ोस में 2-3 करोड़ की आबादी है, बहुत से लोग यहाँ के बसना चाहेंगे, और ये नई संभावनाओं के द्वार भी इस रास्ते से इस इलाके में खुल सकते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल ट्रैफिक को हम कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये मुख्य प्रॉब्लम है। असली चीज है प्लानिंग का अभाव। ठीक है, प्लानिंग नहीं है और जाहिर है कि बिना प्लानिंग के किसी भी एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अमित जी, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम नशा भी है, और नशे को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है? जो नशे को लेकर जैसे अंडर एनडीपीएस एक्ट जो भी प्रोविज़न है, हमारा मकसद यही रहता है कि स्ट्रिंजेंट उनको हम लागू करें उन प्रोविज़न्स को। जैसे एनडीपीएस एक्ट में ना कि अरेस्ट तो हम कर ही सकते हैं उसको, परंतु हम प्रिवेंटिव डिटेंशन भी करते हैं। जो ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ 3-4 मुकदमे हैं और फिर भी वो बाज नहीं आ रहा, कोर्ट से बेल प्राप्त करते ही वो फिर सेम बिजनेस में है, तो उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी है। और एक प्रावधान है उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट। अगर उसने डिसप्रोपोर्शनेट एसेट अर्जित कर लिए हैं नशा बेचकर, नशीली वस्तुएं सप्लाई कर, तो ये तीनों चीज़ों में हम कार्य करते हैं और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, और आइडेंटिफाई करके जो भी इनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन बनता है वो भी किया है। दूसरा, हमारी कुछ जो कम्युनिटी लाइजन ग्रुप्स होते हैं, हम उनके संपर्क में रहते हैं। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में हमने CLG ग्रुप्स बोलते हैं हम इनको, वो बनाए हुए हैं, जिसमें समाज के जो मौजूद व्यक्ति होते हैं वो इसके मेंबर्स हैं, और समय समय पर थाना लेवल पर, DSPs लेवल पर, SP लेवल पर हम ये मीटिंग्स इनसे करते रहते हैं। और ये लोग भी हमें एक वैल्यूएबल इनपुट देते हैं कि किस जगह पर नशे का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम अपनी जो ये फीडबैक प्राप्त करके स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और उन्हीं एरियाज़ पे हम अपनी जो रेड्स हैं उनको फोकस रखते हैं, तो अच्छा कार्य करते हैं। नशे की तरफ झुकाव युवाओं का बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में अभियान बेसिकली इस संबंध में जो अवेयरनेस कैंपेन्स की अगर बात करें, हम इसमें राहगिरी भी चलाते हैं, साइकिल रैलीज भी चलाते हैं। अभी 28 तारीख को हमने ऑर्गेनाइज की हुई है एक स्कूल के साथ मिलकर साइकिल रैली, और स्कूल में, कॉलेजेस में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नशे की आदत लगाई जाती है, उनको फ्री में नशा बांटा जाता है पहले, और जब वो इसके आदी हो जाते हैं फिर वो छोटी छोटी चोरियां करते हैं। तो नशे का और जो क्राइम का है इंटर रिलेशनशिप है। तो जैसे ही पेटी क्राइम बढ़ता है, जैसे स्नैचिंग बढ़ गई, विमेंस के जो पर्स हैं वो स्नैच करने बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं जो नशा है हम उसको जिम्मेवार मानते हैं। तो उस क्राइम को कम करने के लिए सबसे पहले हम जो ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर नशा ज़्यादा है वहाँ पे क्रैकडाउन करते हैं, वहाँ पे एक्शन लेते हैं, और इस क्राइम को हम कम कर पाते हैं। चलिए ठीक है अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर बात करी साउथ हरियाणा के डेवलपमेंट को लेकर और इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो फिलहाल इस सत्र में इतना ही, यार एक छोटे से ब्रेक के लिए।